एलएलबी की डिग्री पूरी होने के बाद सब यही क्वेश्चन पूछते हैं कि आप क्या करोगे, वकालत करोगे या ऑर्डर ऑर्डर करोगे। पर क्या आपको पता है कि जुडिशरी और एडवोकेसी के अलावा भी लॉ में काफी सारे करियर ऑप्शंस होते हैं जो आप चूज कर सकते हो। सो हे एवरीवन, इट्स मी अनुष्का, आई एम फोर्थ ईयर लॉ स्टूडेंट। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लॉ के बाद कौन कौन से करियर ऑप्शंस हो सकते हैं जुडिशरी और एडवोकेसी के अलावा जो आप चूज कर सकते हैं। अक्सर मेरी प्रीवियस वीडियो में काफी बार कई कई लोगों ने मुझसे सवाल पूछा है कि मैम करियर ऑप्शंस कौन कौन से हो सकते हैं लॉ में। और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में भी काफी बार मुझे डीएम्स आए हैं कि मैम जुडिशरी और एडवोकेसी के अलावा हम क्या करियर ऑप्शंस लॉ में चूज कर सकते हैं, जैसे अगर हमको ये चीजें नहीं करनी है। तो उसका आंसर आपको आज इस वीडियो में मिलेगा, तो इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आप भी लॉ चूज करने का सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। लेकिन उसके पहले काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी न्यू कनेक्ट हुए हैं, जिनको नहीं पता है कि एलएलबी ही क्या होती है, कैसे हम एलएलबी कर सकते हैं, क्या क्राइटेरिया होता है, कौन से कॉलेज में हम एडमिशन ले सकते हैं। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम स्विच करेंगे कि करियर ऑप्शंस कौन से हो सकते हैं, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स को यही नहीं पता कि एलएलबी होता क्या है, एलएलबी कैसे किया जाता है, तो वो करियर ऑप्शन डायरेक्टली जानकर क्या करेंगे। तो पहले आप ये चीजें समझ लो कि लॉ क्या होता है, एलएलबी क्यों की जाती है, कौन से कॉलेज से हम कर सकते हैं और कैसे की जाती है, क्या क्राइटेरिया होता है। उसके बाद लॉ के जो करियर ऑप्शंस होते हैं वो समझना। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एलएलबी होती क्या है। देखो, एलएलबी एक लॉ का कोर्स होता है, लॉ की डिग्री होती है। तो जो भी स्टूडेंट्स लॉ में अपना करियर बनाना चाहते हैं वो एलएलबी करते हैं। अब एलएलबी आप दो तरीके से कर सकते हो, आफ्टर योर ग्रेजुएशन एंड आफ्टर योर 12th क्लास। अगर आपने पहले से सोच के रखा है कि आपको अपना करियर लॉ में बनाना है, आपको फ्यूचर लॉ में बनाना है, तो आप डायरेक्ट 10th के बाद बीए एलएलबी, बीबी एलएलबी, मतलब कि 5 साल का जो कोर्स होता है वो आप कर सकते हैं। अब उस 5 साल के कोर्स में आपको बीए एलएलबी मिलेगा, बीबी एलएलबी मिलेगा, बीकॉम एलएलबी मिलेगा, बीएससी एलएलबी मिलेगा। ये 5 साल का कोर्स होता है जिसमें आपकी दोनों डिग्रियां साथ में हो जाती हैं। लेकिन अगर आपको नहीं पहले से पता है कि आपको लॉ करना है और आपने 12th के बाद कोई और ग्रेजुएशन की है, इसके बाद आपका मन हुआ कि अब मुझे लॉ करना है, मैं लॉ करने का सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, तो फिर आप 3 साल की एलएलबी कर सकते हो। अब 3 साल की एलएलबी और 5 साल की एलएलबी में फर्क क्या है? तो फर्क इसमें कोई नहीं है, बस यही है कि जिसका पहले से डिसाइड होता है कि उसे लॉ करना है तो वो 5 साल का कोर्स चुनता है। तो उसमें ये होता है कि आपकी डिग्री 5 साल में आपको बैचलर्स की और लॉ की डिग्री मिल जाएगी। लेकिन अगर आपका पहले से डिसाइड नहीं है तो फिर आप कोई ग्रेजुएशन करोगी 3 या आप तो शायद 4 साल की होने लगी है, बीए बीकॉम वगैरह। एंड उसके बाद फिर आपको एलएलबी करना है तो वो 3 साल की होती है। तो इसमें आपका थोड़ा टाइम पीरियड थोड़ा लॉन्ग हो जाता है, आपको 5 से 6 से 7 साल लग जाते हैं कंप्लीट करने में। और जो 5 साल का कोर्स होता है वो आपका 5 साल में कंप्लीट हो जाता है और आपको डिग्री मिल जाती है बैचलर्स की भी और लॉ की। अब लॉ में एडमिशन के लिए ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्स होते हैं। अगर आपको 5 साल की एलएलबी में एडमिशन लेना है तो आप ये कुछ एग्जाम दे सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट जो एग्जाम होता है, जो मोस्टली स्टूडेंट्स देते हैं, वो है क्लेट का एग्जाम, क्योंकि क्लेट के थ्रू हमें इंडिया में जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं उसमें एडमिशन मिलता है। तो क्लेट की प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हो तो आप अपने 10th के बाद क्लेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। 10th के बाद 11th एंड 12th में आपको टाइम मिल जाएगा, आप अच्छे से क्लेट की तैयारी कर सकते हो। उसमें मोस्टली यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा बहुत लीगल रीजनिंग और जीके जीएस वगैरह ये पूछा जाता है। बाकी उसका सिलेबस मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप वहां से चेक कर सकते हो। तो आपका जो 10th आप प्लेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं, 12th के बाद आप प्लेट का एग्जाम दे सकते हो। लेकिन इसके अलावा भी ये काफी सारे एग्जाम्स हैं जो मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं, ये अलग अलग कॉलेज के लिए होते हैं बेसिकली, तो आप ये एग्जाम्स भी दे सकते हो। इसके अलावा लॉ में एडमिशन लेने का एक और ऑप्शन है कि अगर आपको ये एग्जाम्स नहीं देने हैं तो आपकी 12th की परसेंट की बेस पे भी आपको एडमिशन मिल जाता है। काफी सारे कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो आपको आपकी 12th की परसेंट की बेस पे एडमिशन देते हैं। लाइक जैसे मेरा है, मेरा जो कॉलेज है, मेरा एडमिशन 12th की परसेंट की बेस पे ही हुआ था। क्योंकि मैं जब 12th में थी, जब मेरी 12th हुई थी, तो मुझे कोई बताने वाला नहीं था कि क्लेट वगैरह का एग्जाम तुम दे सकते हो। मैंने हाँ 1-2 यूनिवर्सिटीज के दिए थे, वो मेरे निकल भी गए थे। बट फिर मैंने अपने कुछ पर्सनल रीजन था जिसकी वजह से मैंने इस कॉलेज में एडमिशन लिया, लॉ कॉलेज में इंदौर में। तो वहाँ पे मुझे 12th की परसेंट की बेस पे भी एडमिशन मिला था और वो बहुत ही अच्छा कॉलेज है। आपको कॉलेज लेते वक्त सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई के द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसे कॉलेज से अपनी डिग्री लेते हो जो बीसीआई द्वारा अप्रूव्ड नहीं है, तो आगे जाकर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। लाइक जो एडवोकेसी होती है उस पर भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। जुडिशरी का एग्जाम जब आप देने जाओगे तो वहां पर भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो मेक श्योर कि जिस भी कॉलेज से आप डिग्री ले रहे हो वो कॉलेज बीसीआई द्वारा अप्रूव।
अब मेरे ये 2 वीडियोज़ है जिसमें मैंने बताया टॉप 10 एनएलयूज़ और टॉप 10 नॉन एनएलयूज़ के बारे में। तो आपको ये दोनों वीडियो ज़रूर चेक करने हैं क्योंकि इसके थ्रू आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आपको एनएलयू डिसाइड करना है, अगर आप एनएलयू लेने का सोच रहे हो तो आपके लिए एनएलयू कौन से बेस्ट है आपकी सिटी या स्टेट के हिसाब से। और अगर आप क्लैट देने का नहीं सोच रहे हो, अगर आपको क्लैट नहीं देना है तो कुछ नॉन एनएलयूज़ भी हैं जो आपको बिना क्लैट के बेस पे एडमिशन देते हैं। तो उसके लिए भी आप ये वीडियो चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी कॉलेज की, उसकी फीस स्ट्रक्चर वगैरह सब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। अब एक क्वेश्चन और है जो काफ़ी बार मुझसे पूछा गया है कि मैम एलएलबी में या बीएलएलबी में सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? तो देखो सब्जेक्ट्स आपको बहुत सारे मिलेंगे, कोई भी ऐसे 1-2 सब्जेक्ट्स नहीं है जो मैं आपको बता पाऊँ, पर हाँ मेन मैं आपको बता सकती हूँ। जैसे फर्स्ट ईयर में आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, टॉर्ट मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन मिलेगा और इसके बाद जो हमारे क्रिमिनल लॉ के सब्जेक्ट जैसे आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस, ये जो अब रिप्लेस हो गए हैं, लेकिन हमारा जो है पुराना ही अभी चल रहा है सेशन, तो हम अभी वही पढ़ रहे हैं। लेकिन अब जो नए सेशन स्टार्ट हुए हैं इस लॉ के आने के बाद उसमें ये बीएनएस, बीएनएसएस और बीएससी यही कोर्स चालू हो गए हैं। तो काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं जैसे क्रिमिनल में बीएनएस, बीएनएसएफ भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, बीएससी जो एविडेंस को रिप्लेस किया है जिसने, और सीपीसी, लिमिटेशन, प्रॉपर्टी एक्ट, कंपनी लॉ, इंश्योरेंस लॉ, काफ़ी सारे ऐसे लॉज हैं जो आपको मिलते हैं। उसके कुछ सब्जेक्ट्स मैं यहाँ मेंशन कर दूँगी जो आपको बेसिकली आपको पढ़ने को मिलेंगे। और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो किसी-किसी यूनिवर्सिटीज़ में होते भी हैं और किसी-किसी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होते। क्योंकि वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते, लेकिन कोई-कोई जो अपनी मतलब की इच्छा के हिसाब से यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज आपको वो पढ़ाते हैं। तो लेकिन जो मेन सब्जेक्ट्स है वो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँगी। तो अब हम आते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पर, करियर ऑप्शंस आफ्टर एलएलबी के। एलएलबी के बाद लॉ के बाद आप कौन-कौन से करियर ऑप्शंस चूज़ कर सकते हो, एडवोकेसी और जुडिशरी के अलावा। लेकिन फिर भी मैं एडवोकेसी और जुडिशरी का थोड़ा डिटेल आपको समझाना चाहूँगी क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को ये नहीं पता होगा कि हम एडवोकेसी और जुडिशरी में कैसे जा सकते हैं। तो देखो अगर आपको एडवोकेसी में जाना है तो आपकी जब लॉ की डिग्री हो जाती है, सबसे पहले तो मैं आपको लॉयर एडवोकेट का डिस्टेंस बता दूँ क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को यही नहीं पता होगा कि लॉयर और एडवोकेट में क्या फ़र्क होता है। देखो, लॉयर वो होता है जिसने अपनी लॉ की डिग्री कंप्लीट कर ली हो, चाहे वो 3 साल की हो या 5 साल की। अगर आपने अपनी लॉ की डिग्री कंप्लीट कर ली है, आपके पास लॉ की डिग्री है, तो फिर आप लॉयर कहलाते हो। लेकिन सिर्फ लॉ की डिग्री होने से, सिर्फ लॉयर होने से आप कोर्ट में केस नहीं लड़ सकते। आपके जो क्लाइंट्स वगैरह हैं, आप उनको रिप्रेज़ेंट नहीं कर सकते। लेकिन इसके लिए आपको एडवोकेट होना ज़रूरी है और एडवोकेट बनने के लिए जब आपके पास लॉ की डिग्री आ जाती है तो फिर आपको एग्ज़ाम देना होता है एआईबीई का एग्ज़ाम, ऑल इंडिया बार एग्ज़ामिनेशन। जब आप ये एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हो तो आपको एक सर्टिफ़िकेट दिया जाता है, आपका एनरोलमेंट हो जाता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया में और फिर आप एक एडवोकेट बन जाते हो। अब इसके बाद आप एडवोकेट बनने के बाद आप कोर्ट में केस भी लड़ सकते हो और आप आपके जो क्लाइंट्स हैं उनको रिप्रेज़ेंट भी कर सकते हो। तो अब अगर आपसे कोई भी बोले कि लॉयर और एडवोकेट सिमिलर होता है, तो आप उनको बता देना कि लॉयर और एडवोकेट सिमिलर नहीं होते, इनमें थोड़ा-सा छोटा-सा डिफरेंस होता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपको एडवोकेट बनने के लिए एआईबी का एग्ज़ाम क्लियर करना होता है, इसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरा जो है वो जुडिशरी का, जो कास्ट एंड स्टूडेंट का सपना होता है, ड्रीम होता है जुडिशरी का। और जुडिशरी के लिए जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है, तो फिर आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है। आप स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते ही, ये ऑल इंडिया एग्ज़ाम नहीं होता है, हर स्टेट पे अलग-अलग होते हैं। तो जब भी स्टेट्स में वैकेंसीज़ आती हैं जजेस के लिए, तो हर स्टेट में एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं। एग्ज़ाम आपका 3 फेज़ में होता है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। पहले आपको प्री देना होता है, फिर मेंस देना होता है और उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होता है। लेकिन अभी जो चीज़ें आ रही हैं वो ये है कि जुडिशरी के लिए जो 3 साल की एडवोकेसी है वो मैंडेटरी है। ऐसा ऑर्डर अभी सुप्रीम कोर्ट में है, तो अगर ये ऑर्डर लागू हो जाता है तो आपको जुडिशरी का एग्ज़ाम देने के लिए सबसे पहले 3 साल की जो प्रैक्टिस है एडवोकेसी की, वो होनी चाहिए। उसके बाद ही आप जुडिशरी का एग्ज़ाम दे सकते हो। लेकिन अभी ये चीज़ें कुछ कन्फर्म नहीं हुई हैं, तो अभी आप इतना लोड नहीं लो। अभी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो और जब तक ये ऑर्डर कन्फर्म नहीं हो जाता, तब तक तो अपनी प्रिपरेशन करो, अपनी तैयारी पे ध्यान। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है टीचिंग का। अब टीचिंग मतलब आप किसी भी कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में लॉ पढ़ाने के लिए लॉ प्रोफ़ेसर, एज़ अ लॉ प्रोफ़ेसर, एज़ अ लॉ फैकल्टी काम कर सकते हो। और उसके लिए जो प्रोफ़ेसर्स के एग्ज़ाम होते हैं, बेसिकली आपको वो देने पड़ते हैं जब आपकी लॉ की डिग्री कंप्लीट हो जाती है। तो उसके बाद आप प्रोफ़ेसर का एग्ज़ाम दे सकते हो, जो होते हैं। इसके बाद आप किसी भी कॉलेज में, प्राइवेट या गवर्नमेंट सिरे से, आप किसी भी कॉलेज में टीचिंग कर सकते हो, लाइक लॉ पढ़ा सकते हो। तो ये भी एक अच्छा करियर ऑप्शंस है और इसमें भी काफ़ी अच्छी सैलरीज़ होती है क्योंकि प्रोफ़ेसर की सैलरी तो वैसे ही अच्छी होती है। हमारे कॉलेज के प्रोफ़ेसर भी बिना लेक्चर लिए, बिना कोई क्लास लिए पता नहीं कितना पैसा छापते हैं, तो पैसा तो भाई उस चीज़ में है। तो आप अगर चाहो तो आफ्टर योर डिग्री आप ये टीचिंग ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हो। और नेक्स्ट इज़ कॉर्पोरेट। अब कॉर्पोरेट में और लिटिगेशन में क्या फ़र्क होता है, ये मैं आपको समझा देती हूँ। देखो, जो लिटिगेशन होता है वो वकालत ही होती है। जब आप कोर्ट में जाके केस लड़ते हो तो वो लिटिगेशन होता है। लेकिन कॉर्पोरेट पे आप किसी भी कंपनी के लिए या किसी जो होता है इंस्टीट्यूशंस के लिए, आप उनके लिए एज़ अ लॉयर काम करते हो, एज़ अ एडवोकेट काम करते हो कि उनके जो भी लीगल
वर्क्स वगैरह होते हैं वो आप उनके लिए करते हो, तो ये होता है कॉर्पोरेट। इसमें आपको कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं होती है, आप सिर्फ़ उन कंपनी के लिए काम करते हो, तो उन कंपनी के जो भी लीगल वर्क है, जो भी लीगल चीज़ें होती हैं, आप बेसिकली वो हैंडल करते हो। तो आजकल के टाइम पे काफ़ी सारे बच्चे कॉर्पोरेट को चूज़ करते हैं और मेरे भी काफ़ी सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने बेसिकली अभी से कॉर्पोरेट को चूज़ कर लिया है कि जब मेरी डिग्री हो जाएगी तो मैं कॉर्पोरेट में ही जाऊँगी, ना तो लिटिगेशन, ना तो जुडिशरी, मुझे कॉर्पोरेट में ही जाना है। क्योंकि वहाँ पर भी आपका सैलरी का अच्छा स्कोप होता है, वहाँ पर भी आपको अच्छी खासी सैलरी मिलती है, लाइक थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होने के बाद जब आपका नाम हो जाता है, थोड़ा आप काम कर लेते हो काफ़ी टाइम तक, तो 1 लाख प्लस भी आपकी सैलरी चली जाती है, तो वो भी अच्छा ऑप्शन है, आप चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है एलएलएम का। आप एलएलबी के बाद एलएलएम भी कर सकते हो, क्योंकि एलएलएम एक पीजी डिग्री होती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। काफ़ी सारी चीज़ों के लिए आपको एलएलएम काम में आएगी। लाइक अगर आपको एडवोकेसी करनी है किसी भी स्पेसिफिक फील्ड में, लाइक क्रिमिनल में या मैट्रिमोनियल, सिविल, ये सारी चीज़ें जो होती है, जो अलग-अलग होती है एडवोकेसी के लिए, तो आप किसी भी एक फील्ड में या किसी भी एक कोर्स में अपनी पकड़ अच्छी बना सकते हो थ्रू एलएलएम, क्योंकि एलएलएम में आपको कोई एक ही कोर्स चूज़ करना होता है, चाहे वो सिविल हो, क्रिमिनल हो, आप किसी भी एक सब्जेक्ट से एलएलएम कर सकते हो। तो वो भी एलएलबी के बाद अच्छा ऑप्शन होता है कि आप एलएलबी के बाद एलएलएम चूज़ करो एंड उसके बाद प्रोफ़ेसर के लिए भी आप सही, मतलब कि अगर आपको टीचर करनी है तो उसमें भी आपको काम आएगा, और अगर आपको वकालत करनी है किसी स्पेसिफिक फील्ड से तो आपको उसमें भी वो काम आएगा। तो ये भी अच्छा ऑप्शन है, एलएलबी के बाद एलएलएम को चूज़ कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ लीगल एडवाइज़र। अब काफ़ी सारी ऐसी प्राइवेट कंपनीज़ होती हैं, एनजीओज़ होते हैं, बैंक्स वगैरह होते हैं, जहाँ पर लीगल एडवाइज़र की डिमांड होती है। तो वहाँ पर काफ़ी सारी वैकेंसीज़ आती रहती हैं फॉर लीगल एडवाइज़र, जिनकी सैलरी भी अच्छी खासी होती है, 1 लाख टू 2 लाख पर एनम ऐसी कुछ होती है। मुझे ठीक से याद, पर हाँ, इससे कम तो नहीं होती। तो आप, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है कि आप लीगल एडवाइज़र को चूज़ कर सकते हो एज़ अ करियर ऑप्शन आफ्टर योर लॉ। नाउ नेक्स्ट इज़ गवर्नमेंट सर्विसेज़। अब आपने काफ़ी सारे स्टूडेंट को देखा होगा जो लॉ करने के बाद गवर्नमेंट सर्विसेज़ में जाते हैं। तो लॉ ग्रेजुएट्स यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम देकर एडमिनिस्ट्रेटिव रोल के लिए भी जा सकते हो। और ये भी एक अच्छा करियर ऑप्शन होता है कि आप लॉ करने के बाद जो है ये सारी पोस्ट भी चूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये भी बहुत अच्छी पोस्ट होती है जिससे आपके पास पावर भी होती है, पैसा भी होता है। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें जो मैंने पहले बताई चूज़ नहीं करना है, तो आप गवर्नमेंट सर्विसेज़ को भी चूज़ कर सकते हो और ये भी एक अच्छा करियर ऑप्शन है। नाउ नेक्स्ट इज़ लॉ क्लर्क। देखो, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं ना, तो वहाँ पर उनके लिए उनको असिस्टेंट की ज़रूरत होती है, तो काफ़ी सारी ऐसी वैकेंसीज़ आती हैं लॉ क्लर्क की जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें काम ये होता है कि जो जजेस होते हैं, जो बहुत ही सीनियर एडवोकेट होते हैं, आप उनके अंडर काम करते हो, उनको असिस्ट करते हो, उनके एज़ अ असिस्टेंट के रूप में आप काम करते हो। जैसे लीगल रिसर्च के लिए, ड्राफ्टिंग के लिए, जजमेंट राइटिंग के लिए वो ऐसे लोगों को हायर करते हैं, तो आप वहाँ पर भी काम कर सकते हो। अब अगर आपको एक करियर ऑप्शन के लिए चूज़ नहीं करना है, तो आप उसको एक एक्सपीरियंस के लिए चूज़ कर सकते हो कि जब तक मैं वहाँ पर काम करूँगी या काम करूँगी तो मुझे लॉ का अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा। कोर्ट में कैसे काम किया जाता है, ये सारी चीज़ें मुझे समझ में आ जाएँगी। तो आप उसके लिए लॉ क्लर्क को चूज़ कर सकते हो। अब इसके लिए आपको टाइम-टाइम पर अलग-अलग स्टेट की कोर्ट्स में वैकेंसीज़ आती है, तो आपको वहाँ पर पता लगाना चाहिए कि कब किस स्टेट में वैकेंसी आ रही है, किस रोल के लिए आ रही है, इसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये कुछ करियर ऑप्शंस हैं जो आप आफ्टर एलएलबी चूज़ कर सकते हो। अब इसके अलावा भी काफ़ी सारे होते हैं, बट मुझे बेसिकली सिर्फ़ इनके बारे में ही अच्छे से पता था कि ये क्या होते हैं, आप कैसे कर सकते हो, तो मैंने सिर्फ़ इनको ही डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपको कोई पता है जो आप चूज़ कर सकते हो या करना चाहते हो, तो आप कमेंट में ज़रूर बता देना, मैं उसके बारे में रिसर्च करूँगी एंड जानूँगी उस चीज़ के बारे में कि और कौन-कौन से करियर ऑप्शंस हो सकते हैं। फिलहाल जो मुझे पता थे मैंने इस वीडियो में सारे डिस्कस कर दिए हैं। अब अगर आपको इन सारी करियर ऑप्शंस में किसी में भी कोई डाउट आता है, तो आप कमेंट में बता देना, या ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप यहाँ पर मुझे डीएम करके पर्सनली पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लॉ से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है, तो वो भी आप मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे डीएम करके पूछ सकते हो। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी, आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और शेयर कर देना अपने लीगल बडीज़ के साथ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।